ऐसे हैं जो बेताब हैं दीवारों पे आने के लिए, बाहर आने के लिए, आप तक आने के लिए, और उसके लिए आपको किताब ज़रूर लेनी होगी। अरविंद जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली में भी मुलाकात हुई आपसे, वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था। मैंने किताब पढ़ी तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज points of view, perspectives, his political views, his religious views, his views on society, his work, the lyricist part of it, everything. मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई? अच्छा, देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है। लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी। ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से, है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताए या नहीं बताए, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया। उन्होंने कहा, भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्युन में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं। इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें देखिए, लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा है ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ मैं, अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था। मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी, और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी, और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे, तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे कार्ड दिया कि ये साहब हैं, विकास रखेजा जी हैं, इनसे ज़रा आप मिल लीजिएगा, बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ़्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ। तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी, और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी, वो अमेज़न पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब डिक्लेयर हुई। बातें ऐसी होती तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए। बीच में कोविड आ गया, इसलिए कुछ समय ज़्यादा लगा। फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं, या एयरपोर्ट पे होते हैं, या यहाँ होते हैं, या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। उम्र का दाखला मत नहीं कर जी, बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, ख़ुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं, और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम,
उस बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था, तो मैं हैरान रह गई आपकी इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं। एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप का पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे। व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट। अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते। या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेंस इनेविटेबल हैं, लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है। सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू अक्रॉस द पिकेट फेंस ऑफ लैंग्वेज। बट व्हाट डू यू डू व्हेन देयर आर मल्टीपल वॉइसेस? देयर इज़ नो वन सिंगल नैरेटिव here, is not one single voice in the entire book. जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं। वो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ, लखनऊ, वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है। फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन हैं, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तब वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है। लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं। तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीक़े से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था। You know, I can't sound like myself, I can't sound like any one person, so I have to sound like all the people who are talking about him at different points in his life. And that was challenging, but fun. It was definitely, it would have been a lot of fun. It will be as fun reading it. So let's call the man in question here. अक्सर ज़िंदगी में बड़ी पेचीदा सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि फ़ैसला कैसे लें। तो आप सोचते हैं अपने पेरेंट्स से पूछें या अपने गुरु से पूछें या किससे पूछें, या मैंने बचपन में क्या पढ़ा है, स्कूलिंग क्या कहती है। बहुत अच्छा तरीका है जावेद साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा साइंटिफिक नज़रिया आपको बताएंगे कि आपके सारे जेंडर बायसेस, रिलीजियस बायसेस, कल्चरल बायसेस, वो सब किनारे हो जाएंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो उन सब से परे होगा। एंड दैट माइट इवन मेक यू बिलीव दैट यू कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट पर्सन, मच अवे फ्रॉम द पर्सन यू हैव बीन टिल नाउ। तो चलिए बुलाते हैं जावेद साहब को, आइए सर। मैं बैठने से पहले तो सबसे पहले गुलजार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ईद के चांद की मिनिमम गारंटी ये है कि वो साल में एक बार दिखाई देता है। ये मिनिमम गारंटी भी इनसे नहीं मिलती हमको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये आते जाते नहीं है ज़्यादा, और ये बहुत मुझे खुशी है और बहुत एक्साइटमेंट है कि गुलजार साहब ने यहाँ आना मंजूर किया, और ये किताब यहाँ आज जो इसका इजरा होगा वो गुलजार साहब के हाथों होगा। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फरमाइए। हेलो 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 हेलो, नहीं आप रखिए वो आपके, हाँ जावेद साहब, हमारे ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो अक्सर हम लिखने वाले के साथ बैठते हैं कि भाई लिख क्या रहे हो, बता तो दो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये मत लिखिए, दर्द बोला तो सुनाई देगा, वो मत लिखिए, वो पता नहीं कैसे किस तक पहुँचे। न जाने कितनी किताबें आपके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, आपने ख़ुद भी किताबें लिखी हैं, और ख़ास तौर से अगर इस किताब के मुतालिक बात करें तो क्या ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी में झांकने में ये किताब सक्सेसफुल रही है? देखिए, जैसा कि शबाना जी ने कहा, वैसे तो वैसे ही ज़रा से एम्बैरेसिंग होता है आदमी अपने बारे में लिखी हुई किताब के बारे में बात करे, लेकिन ये कि ये एक वाकई कोलाज है,
और ये मैं दाद दूंगा अरविंद जी की मेहनत का कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिले। कुछ लोग जो बहुत दूर थे और कुछ लोग जो मिलते मुश्किल से हैं। सब मसरूफ़ लोग हैं मुंबई में, किसके पास वक्त है, मगर किसी न किसी तरह से उन्होंने हर इंसान से जो मेरी ज़िंदगी से गुज़रा या मैं उसकी ज़िंदगी से गुज़रा, उससे कुछ ना कुछ बात की। और वो बात अब वो तो जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं हूँ, उससे कहिए कि ये ना कहे वो कहे, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वो तो उसमें तो कोई सवाल नहीं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो फिर मेरे बस में था कि मैं जो चाहूँ कहूँ, जो ना कहूँ, जो दिखाऊँ जो छुपाऊँ वो मेरे हाथ था। तो और जो दूसरे बोल रहे हैं उस पर मेरा कोई हक़ नहीं होता किसी भी सेंसर का। आजकल तो हर एक के पास सेंसर का हक़ हो गया है, लेकिन ये कि मेरे पास, मैं नहीं महसूस करता कि मैं अगर कोई मेरे बारे में राय दे रहा है तो मैं उसमें से कहूँ कि ये जुमला निकाल दीजिए। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसको देखने की। मैं एक एक झलक कभी कभार ये मुझे दिखाते रहे। तो इंदौर में रहते हैं, कभी आते थे, लोगों से मिल के चले जाते थे बगैर मुझसे मिले, लेकिन फिर कभी जब आते थे तो कुछ दिखाते थे कि मेरा फ़लाँ से इंटरव्यू हुआ, ये बात हुई, ये बगैर तफसील में गए। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने आज से कोई 20 दिन पहले या 22 दिन पहले ये किताब देखी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो इन्होंने पता नहीं कितना इतना बड़ा कैनवस बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ और डरा भी कि ये तो सबका सब सामने आ गया। अच्छा, वो आप थोड़ा महफिल गर्म कर देते हैं। आपने कहा था कि फिल्मों पे समाज एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंस है, वो बताइए ना, बड़ी दिलचस्पी वाली बात है जो